डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ज्योग्राफी का लेसन नंबर 23 ग्रेट हिमालय लेकर के आए हैं, जो कि हिमालय को मैंने 4 भागों में मैंने बांटा था और मैंने क्या ऑलरेडी बांटा हुआ है 4 भागों में। एक है ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। ये 4 भागों में जो बांटा गया उसमें हमारा पिछला क्लास जो था हमारा ट्रांस हिमालय का। ये जो क्लास है हमारा ग्रेट हिमालय का, महान हिमालय हिंदी में बोलते हैं इसको। और इसके तीन नाम हैं। तीनों नाम आप देख लीजिए। पहला नाम कौन कौन नाम है? एक इसको हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं, दो इसका हम हिमाद्री बोलते हैं, तीसरा ग्रेट हिमालय, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? महान हिमालय, हिमाद्री। और इसको हम बोलते हैं इनर हिमालय। इनर हिमालय यानी अंदरूनी उसको बोलते हैं, या भीतरी बोल सकते हैं। भीतरी या अंतर यानी जो इसका जो सबसे इनर यानी हिमालय का अगर देखा जाए तो देखिए, इसको मैंने पिछले क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था। ये देखिए हिमालय है ना, हिमालय है, और ये हिमालय से खत्म हो रहा है। अब बताइए कि जो घर होता है, एक घर के जो सबसे मेन पॉइंट होता है, आपका जो मेन लैंड है वहाँ सबसे हाइट ज़्यादा होता है। और जब वो धीरे 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 खत्म होने लगता है तो वो क्या होता है, आउटर में चला जाता है। जैसे कोई शहर है, मान लीजिए दिल्ली है ना, तो दिल्ली हमारा एक शहर है, ये हमारा दिल्ली हो गया है ना। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दिल्ली है। लेकिन अगर हम यहाँ तक बात करें दिल्ली है, और उसके बाद अगर बात करें तो दिल्ली क्या एक्सटेंशन हो गया, यानी ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, और ये खत्म होने की ओर है। तो ये हमारा हो गया दिल्ली। एक सेंट्रल होता है यानी जो अंदर मेन पार्ट, और जो सेकंड वाला है इसको मिडिल बोल देंगे, और इसको क्या बोलेंगे, आउटर हिमालय। तो ग्रेट हिमालय को हम लोग बोलेंगे इनर, यानी ये हिमालय यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिमालय का विस्तार है। और यहाँ से इसका 3 लेयर में बटा गया है। एक लेयर हमारा फर्स्ट वाला जो है, यानी जो मेन पार्ट है आपका ग्रेट हिमालय, इनर, यानी उधर से देखिए तो क्या होगा, अंदर। और उसके बाद कौन होगा, मिडिल। उसके बाद कौन होगा, आउटर, यानी बाहर वाला। तो सबसे आउटर जो सबसे लास्ट में है उसका हाइट बहुत कम होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा हाइट का है वो हमारा इनर हिमालय, उसी को बोलते हैं ग्रेट हिमालय। ग्रेट ऐसे क्यों बोला गया ग्रेट, क्योंकि इसका हाइट बहुत ज्यादा है। एवरेज हाइट अगर बात करें तो 6100 मीटर इसका एवरेज हाइट है। और जब जो सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन है, हाईएस्ट जो सबसे ऊंची चोटी जो है इसका हिमालय का, वो माउंट एवरेस्ट, वो भी हिमालय, ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है। कंचनजंगा सेकंड, और फिर नंदा देवी, कामेट, ये सब क्या है आपका हिमालय का श्रेणी है। और सारे का लगभग जो हाइट है 6000 प्लस मीटर है, मैक्सिमम लोग का 6000 प्लस मीटर है। और इसीलिए कि इसके कारण इसका क्या नाम पड़ गया, ग्रेट हिमालय। हिमाद्री क्यों बोला जाता है, हिमाद्री इसलिए क्योंकि आपको पता है हिमाद्री मतलब होता है, हिम मतलब बर्फ, और आद्री मतलब ढका हुआ, बर्फ से ढका हुआ। ये क्या, ये बर्फ से ढका हुआ। ये जो एरिया पूरा हिमालय है हमारा बर्फ से ढका हुआ रहता है। हिमालय से बर्फ से ढका होने का मतलब है कि यदि आप जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो इसका जो टेम्परेचर है कम होता जाता है। यानी अभी आपका जो आप सांस ले रहे हैं, कितना आसानी से सांस ले रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं बहुत आसानी से, लेकिन वो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपका सांस
के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इसी के कारण जब आप किसी फ्लाइट में चढ़े होंगे, फ्लाइट में देखते होंगे कि सबसे हाईएस्ट ऊपर उड़ती है 10 किलोमीटर, 9,900 मीटर एल्टीट्यूड दिखाएगा टीवी स्क्रीन पर। और सब फ्लाइट में नहीं दिखाता, किसी खास फ्लाइट में दिखाता है, एल्टीट्यूड दिखाएगा, उसका स्पीड दिखाएगा, बाहरी टेम्परेचर दिखाएगा। तो एल्टीट्यूड 9,900 मीटर यानी 10 किलोमीटर ऊपर उड़ती है। उसके बाद जो टेम्परेचर, आउटर टेम्परेचर -40 डिग्री टेम्परेचर होती है। अब बर्फ कितना डिग्री पे जमता है? 0 डिग्री पे। अब वहाँ ऊपर कितना है? -40 डिग्री। -40 डिग्री यानी 0 डिग्री जब बर्फ जम जाता है, यहाँ से जहाँ माइनस होना शुरू होगा वहाँ से हमारा क्या होगा? बर्फ जमना शुरू होगा। अब देखिए कि जब इसका हाइट, माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है? 8,800 मीटर है। और मैंने क्या बोला? 10 किलोमीटर के हाइट पर -40 डिग्री बता रहा है, यानी 2 किलोमीटर कम, 2 किलोमीटर नहीं 1 किलोमीटर कम, तो कितना होगा? -30, 25। अब 30-25 डिग्री माइनस में हो तो क्या होगा? बर्फ हमेशा जमा ही रहेगा, जिसके कारण क्या बोला जाता है इसको? हिमाद्री। तो जितना ऊपर जाएंगे हिमालय का ऊपर पर्वत जितना देखिएगा सब हिमालय आपको बर्फ से ही ढका रहता है, इसके कारण हिमाद्री है। इनर हिमालय मैंने बताया, इनर हिमालय जो यहाँ से स्टार्ट होता है, और सेकेंड लेयर जो आएगा वो क्या होगा? सेकेंड लेयर हमारा मिडिल हिमालय, जिसको हिमाचल बोलते हैं। थर्ड लेयर क्या बोलेंगे? इसको शिवालिक, जिसका हाइट 1000 मीटर के आसपास होता है। 900 मीटर से 1500 मीटर उसका एवरेज हाइट होता है। और हिमाद्री का जो होता है, जो हिमाचल का जो हाइट है, एवरेज हाइट 3700 से 4500 मीटर होता है। इसके कारण जो सबसे ज़्यादा हाइट पर आता है 100 मीटर इसका। और जितने हिमालय की बड़ी बड़ी चोटी जो है क्या है आपको? इसी ग्रेट हिमालय श्रेणी, इसी श्रेणी में ही है। ये क्या है? हिमालय रेंज है। ग्रेट हिमालय क्या है? हिमालय श्रेणी है। श्रेणी में मैंने बताया क्या होता है कि जब कोई पर्वत बड़ा 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 बड़ा, अब देखिएगा ये ऊपर हाइट है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो अगर इसका देखा जाए, सबसे मिनिमम अगर एवरेज निकालते हैं, मैथ में पढ़े होंगे एवरेज। एवरेज मतलब उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? एवरेज का मतलब होता है कि औसत। औसत उसको हिंदी में बोलते हैं। अब औसत क्या है कि ये आगे ऊपर हाइट नीचे का सब मिलाकर एवरेज निकाला गया, कितना हो गया? 6100 मीटर। और कभी कोई 8800 मीटर है, कोई 8400 मीटर, कोई 8600 मीटर। ये हाइट का सारा पर्वत श्रेणी ही इतनी ही हाइट का है। मैक्सिमम 6100 मीटर का एवरेज निकाला गया है, और इस से सब ऊपर ही है। समझ में आया? उसके बाद तो ये तीनों समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं चौथा प्रश्न पे, कहां से कहां तक विस्तार है। ये आपका विस्तार है यहाँ पे सिंधु नदी जहाँ गॉर्ज बनाती है, सिंधु नदी जहाँ गॉर्ज बनाती है, सिंधु नदी, इसको हिंदी में सिंधु लिखेंगे और इंग्लिश में इंडस लिखते हैं। इंडस, इंडस गॉर्ज से लेकर के यहाँ तक ये आपका क्या है? ब्रह्मपुत्रा का जो मोड़ है, ब्रह्मपुत्रा का जो मोड़ है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी का जो मोड़ है, ये यहीं पर आपको यहाँ तक आपको ग्रेट हिमालय है। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक। अब इसकी लेंथ कितनी है? तो एक क्वेश्चन हो गया इंडस के गौर से लेकर के ब्रह्मपुत्रा के मोड़ तक, ये इसका फैलाव है। इसका लेंथ हो जाएगा आपका, लेंथ हो जाएगा 2500 किलोमीटर। 2500 क्या हो गया? किलोमीटर इसका लंबाई है, यहां से लेकर के यहां तक। कहीं कहीं बुक में देखेंगे 2400 मीटर, 2400 किलोमीटर, तो 2400-2500 लगभग इसको मैंने बताया कि लगभग है। अब एक चीज और प्रश्न उठता है कि इसकी चौड़ाई कितनी हो सकती है? ऐसा तो है नहीं कि चौड़ाई है, यानी ये जो रेंज जहाँ फैला हुआ कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, ऐसे। मतलब इसकी ये उत्तर में जो चौड़ाई है 400 किलोमीटर है, और यहाँ जो चौड़ाई है इसका 150 किलोमीटर है। नॉर्थ ईस्ट में 150 किलोमीटर, और यहाँ पे क्या है? 400 किलोमीटर की चौड़ाई है। क्वेश्चन क्या आएगा कि उत्तर में इसका जो चौड़ाई है कितना किलोमीटर का होगा? चौड़ाई 400 किलोमीटर, और नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कितना हो जाता है वो?
150 किलोमीटर का चौड़ाई हो जाता है। लंबाई 2500 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। कहाँ, कौन से स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में। और सिंधु घाटी कहाँ बनाती है? मैंने बताया था, पिछले क्लास देखिएगा, जरूर देखिएगा पिछला क्लास, कहाँ बनाती है वो। ठीक है। अब इसके बाद हम जो देखेंगे कि कौन कौन सा पर्वत इसमें शामिल है जो कि सबसे ऊंची ऊंची चोटी की है। तो हिमालय श्रेणी आपको कहाँ, यहाँ भी आया था आपको। हिमालय श्रेणी का जो सबसे हाइट, मैक्सिमम हाइट कहाँ पे है? देखिए इधर, मैक्सिमम हाइट कहाँ पे है? यहाँ पे है ना। मैक्सिमम हाइट यहाँ पे है ना। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। कितना है? 8,848 मीटर। फीट में देखा जाए तो 29,000 फीट। माउंट एवरेस्ट से जुड़ी प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं? माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में पड़ता है? ग्रेट हिमालय में। अगर इसको और अंदर जाएंगे तो इसको नेपाल हिमालय बोला जाता है, नेपाल, क्योंकि नेपाल में पड़ता है वो। इसका हाइट कितना है? लगभग नहीं, 8,848 मीटर, यानी कुल मिलाकर 9 किलोमीटर के से थोड़ा सा कम। समझ में आया? 9 किलोमीटर में 152 मीटर कम है। ऊंची चोटी, यानी माउंट एवरेस्ट तो ऐसा नहीं है, माउंट एवरेस्ट का सबसे ऊंची चोटी जो पॉइंट है ना, नेप पॉइंट, जैसे हमारा हाइट अगर नापा जाएगा तो हाइट कहाँ से? यहाँ से नापेंगे, यहाँ से नापेंगे, यहाँ से नापेंगे। यहाँ जो सबसे मैक्सिमम हाइट होगा वो हमारा क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है 8,848 मीटर है। उसके बाद जो अगला प्रश्न आएगा कि ये कहाँ पे पड़ता है? नेपाल में पड़ता है, भारत में नहीं पड़ता है। और इसको नेपाल में इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यह है सागरमाथा। सागरमाथा से भी जाना जाता है। और भारत का जो सबसे पहली महिला, भारत की पहली महिला, वो कौन सी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पे पहला झंडा फहराया? वो थी हमारे बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल। अब एक प्रश्न होगा कि बचेंद्री पाल जो चढ़ गई, क्या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना इतना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। और इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा नेपाल से, क्योंकि वहाँ के सरकार से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। प्लस आपकी बहुत जांच होगी कि आप में कैपेबिलिटी कितना है। ये माउंटेनियरिंग एक कोर्स भी होता है, उसके अंतर्गत प्रैक्टिकल एग्जाम सब कुछ होता है, तभी आप चढ़ सकते हैं। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, कुल मिला के लगभग 300 लोग इसमें मर चुके हैं चढ़ने के क्रम में। 300 अब तक का रिकॉर्ड है। 1924 के बाद अगर देखा जाए तो 300 टू 295 अप्रॉक्स लोग डेथ हो गए हैं चढ़ने के दौरान। डेथ होने के पीछे कारण क्या हो सकता है? एक आपका गिरने से, पर्वत कभी स्टीप है तो क्या हुआ, पर्वत हल्का सा गिर गया, हल्का सा पैर स्लिप क्या हुआ, गिर गया, गिरने से मौत। दूसरा क्या हो सकता है? स्टॉर्म, आंधी, तो वहां बर्फ की आंधी पड़ती है। अब बर्फ की आंधी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। छोटा सा आप देखिए, टीवी में देखते हो कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रहा है, बहुत शीतलहरी चल रहा है, तो उसमें देखिएगा एक हवा, बर्फ का हवा चलता है, तो पूरा बर्फ इधर से उधर होने लगता है, तो उसको बोलते हैं स्टॉर्म, आंधी, यानी वहां भी आंधी आती है। तीसरा जो कारण हो सकता है, तीसरा कारण क्या है कि एवलेंच यानी भूस्खलन, बर्फ का ढह जाना, जहां मन तहां बर्फ क्या हुआ, इतना बड़ा चट्टान ढह गया इधर से उधर, वो भूस्खलन जिसको बोलते हैं। तो भूस्खलन आपको पहाड़ी में नजर आता है, लेकिन वहां भी बर्फ में भी एवलेंच इसको बोलते हैं, बर्फ में भी बर्फ का चट्टान इधर उधर फिसल जाता है और गिर जाने के कारण उसको मौत हो जाती है। चौथा कारण क्या हो सकता है? यदि आपका हेल्थ खराब है तो प्रॉब्लम हो सकता है, इंटरनल हेल्थ खराब हो गया ठंड के कारण, चौथा कारण हो सकता है। पांचवा कारण क्या हो सकता है? ऑक्सीजन आपका कम पड़ गया,
वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि ऑक्सीजन आपका खत्म हो गया। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अगला जो मतलब छठा कारण है, बोल सकते हैं इसको स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, उसमें हार्ट स्ट्रोक बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके कारण लोग हार्ट अटैक भी कर जाता है। ये कुछ कारण है जो माउंट एवरेस्ट चढ़ने के दौरान आपको प्रॉब्लम आएगी। और ये सागर माथा इसलिए बोला जाता है कि माथा मतलब किसको बोलते हैं, ये हेड है ना। तो नेपाल में इसको सागर यानी सागर का मतलब पहले सागर था ना, पहले सागर था और उसके ऊपर ये माथा बना, तो ये क्या हो गया, सागर माथा। और ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। क्वेश्चन क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला जो दो लोग थे कौन कौन थे, ये क्वेश्चन आपको बना के आना है। पहला, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ये आपका क्वेश्चन रहा। शायद आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। सक्सेसफुल पर्सन यानी बहुत जाने के कारण में बहुत गिर गए, मर गए, अभी तक डेड बॉडी बहुत लोगों का नहीं मिला है। हर साल कुछ ना कुछ जाते रहते हैं, करीब 10-12 हर साल मतलब एक्सपायर होते ही है चढ़ने के दौरान। ये सब क्वेश्चन है आपको माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के अलावा आपका जो सबसे सेकंड हाईएस्ट यानी सेकंड पूरे भारत में सबसे सेकंड चोटी कौन है बताइए। इसमें दो कंफ्यूजन है, एक ऑप्शन है आपका K2, दूसरा ऑप्शन रहेगा कंचनजंगा। K2 कंचनजंगा में हमेशा याद रखिए, K2 हमारा काराकोरम हिमालय में पड़ता है, काराकोरम श्रेणी में पड़ता है, और K2 POK में पड़ता है भारत की भूमि पर। अगर पूछा जाए कि भारत का इंडियन लैंड, तो इंडियन लैंड में आपका K2 है, लेकिन K2 कहाँ है, POK में। और लेकिन अगर पूर्ण रूप से इंडियन माना जाए तो है हमारा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। सिक्किम में हमारा हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा आपका सिक्किम है। चौथा आपका नंदा देवी है। नंदा देवी के अलावा आपका चौथा में आपका ये आ जाएगा नंगा पर्वत, जो कि वो भी पाकिस्तान में पड़ता है, नंगा पर्वत आपका POK में, और POK में ही नंगा पर्वत है, फिर नंदा देवी है, फिर कामेत है। तो ये 5-6 टॉप लेवल का माउंट एवरेस्ट का मतलब हिमालय का चोटी है, ये याद रखना है। उसके बाद हिमालय चोटी अगर देखा जाए किस चीज से बना है, आपको बहुत चीज मिलेगा। आपको मैक्सिमम जो मिलेगा वो ग्रेनाइट मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्रेनाइट मिलेगा, और फिर सिस्ट नीस, ये तीनों तरह का मिलेगा। ग्रेनाइट, सिस्ट और नीस प्रकार का मैक्सिमम पत्थर मिलेगा। क्योंकि पत्थर ऐसा क्यों मिलेगा, मैंने पिछले क्लास में मैंने बताया है, हिमालय जो क्लास हुआ था उसमें मैंने बताया था कि ग्रेनाइट अब क्यों होता है, आपको मैं बता दिया हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद ये 5-6 चोटी हो गई, यानी मैक्सिमम हाईएस्ट चोटी किधर है, हिमालय श्रेणी में है, प्लस उसके बाद ये 3 इसको भाग में बांटा गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला जो है, हाँ, इसको सबसे युवा पर्वत बोलते हैं। क्यों युवा पर्वत, क्योंकि हिस्ट्री में के अनुसार देखा जाए तो सबसे नजदीक में, यानी कुछ मिलियन ईयर से गो 7 मिलियन से गो आपको ये माउंट एवरेस्ट है, हिमालय है। लेकिन हिमालय से भी पुराना ओल्ड आपका अफ्रीका का देखेंगे, यूरोप का, तो उस समय क्या ओल्ड इसका है, ये क्या है, वेरी यंग माउंटेन, युवा पर्वत बोला जाता है इसको, युवा पर्वत। और फोल्ड है। फिर नंबर ऑफ ग्लेशियर्स भी इसमें ज्यादा है। ग्लेशियर्स मैंने बताया आपको, ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा है। कौन कौन ग्लेशियर्स आप बोल सकते हैं बताइए। मैंने आपको पिछले क्लास मैंने बताया नंबर ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालय, उस चैप्टर मैंने बताया कि मैक्सिमम ग्लेशियर इसी ग्रेट हिमालय में ही पड़ता है। ग्लेशियर कौन क्या होता है वो भी पिछले क्लास में मैंने बताया। ग्लेशियर्स, व्हाट इज ग्लेशियर, ग्लेशियर एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा जो कि हर साल कुछ ना कुछ पिघलते रहता है। ढलान होने के कारण, ताप पड़ने के कारण वो बर्फ जब पिघलता है तो जल निकलता है, जल निकलने जब बड़े मात्रा में जल निकलेगा तो नदी भी हमारा वहीं से निर्माण होता है, वो भी याद रखिएगा। उसके बाद ये हो गए, हाँ, फिर नदी, बहुत नदी भी है जो इसके अंतर्गत आती है नदी। तो नदी कौन कौन सा है वो भी आपका एक समझ जाइए कि गंगोत्री, गंगा नदी, फिर आपका कुछ नदी है जो कि इसके अंतर्गत आती है,
जो ग्लेशियर्स खाली याद रखिएगा। हिमनद, हिमनद कौन न, हिमनद से कौन नदी निकली है वो याद रखना है। ग्लेशियर्स में आप हो जाएगा आपको गंगा, गंगोत्री, यमुना, यमुनोत्री, और भी कुछ नदी है वो आपको लिस्ट में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग इसमें, हाँ इसका योगदान क्या क्या है, क्या क्या योगदान है इसका। इसका योगदान अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा योगदान है हिमालय का। हिमालय का पहला योगदान जो होगा, एक मिनट, हिमालय जो मेन मेन योगदान क्या है, पहला कि ये इधर से आक्रमण, भारत में आक्रमण होने से बचाया है बहुत बार। हिमालय की इतनी, अब ये यहाँ से लेके समझिए कि भारत का क्या है, बाउंड्री है, और बाउंड्री में भी क्या, एक दीवार का काम करता है, जो कि बहुत, इधर से आक्रमण कभी नहीं हुआ भारत पर। जब भी आक्रमण हुआ भारत पर तो इधर से हुआ है, इधर से, लेकिन इधर से कभी आक्रमण नहीं हुआ, तो आक्रमण होने से बचा है, नंबर एक। दूसरा देखा जाए इधर का जो मानसून है, भारतीय मानसून, ये मानसून इस हिमालय से टकरा करके बारिश इसी एरिया में होता है, और इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट प्लेन बोला जाता है, ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ, ग्रेट नॉर्थ प्लेन इसको बोला जाता है, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा मैदान इधर ही है, और हिमालय से उस पार नहीं हो जाने के कारण ये भारत में बारिश होती है, जो कि उपजाऊ और भारत का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो बहुत बड़ा योगदान है। तीसरा अगर देखा जाए इसका जो एडवांटेज है, एडवांटेज ये है कि मैजिकल हर्ब, कुछ ऐसी जड़ी बूटी, कुछ ऐसा चीज मिलता है, दवा, जो कि और कहीं नहीं मिल सकता। कोई एक छोटा सा एग्जांपल, हिमालय रामायण देखे होंगे तो बजरंग बली के लिए जो लाया गया था जड़ी बूटी, लक्ष्मण, बजरंग बली जो लाए थे लक्ष्मण के लिए, वो हिमालय से ही लाए थे। सोच लीजिए कितना बड़ा उसका यूज है। चौथा कारण आप देखिए कि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे जिनकी आयु हिमालय की ओर, मतलब इस एरिया में रहने वाले लोगों की आयु हम लोगों से ज्यादा होती है। क्यों, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जब साधु संत तपस्या में लीन रहते हैं, उसका एज, आयु देखिए, कोई 500 वर्ष से आयु तपस्या कर रहा है, कोई 6 वर्ष से तपस्या कर, कोई हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो वायु, जलवायु है वो बिल्कुल अलग है, और बहुत उम्र सीमा बहुत लंबी होती है। कुछ और कारण भी है जिसके कारण ये हिमालय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के दृष्टिकोण से। फिर एक और कारण मैं आपको बताता हूँ कि जो यहाँ पे जितने पिलग्रिमेज, धार्मिक स्थल जितने हैं आपको हिमालय में मिलेंगे। माता वैष्णो देवी देख लीजिए, अमरनाथ यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चार धाम यात्रा, नंदा देवी, फिर आपका जितना आप देखेंगे सब मैक्सिमम जो बड़े बड़े हैं वो सारे आपको हिमालय की चोटी पर ही मिलेंगे। और इसी कारण हिमालय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है धार्मिक दृष्टिकोण से, आयु के दृष्टिकोण से, दवा के दृष्टिकोण से, भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो ये सारे कारण हैं जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसके दृष्टिकोण से भी। क्लियर है। और हाँ, इस हिमालय में कुछ ऐसे फॉसिल्स पाए जाते हैं जिससे ये पता चलता, साबित होता है कि इस जगह पे मनुष्य या मानव का जन्म हुआ है, मानव का जो उद्गम हुआ है वो इसी हिमालय, इसी एरिया से हुआ, क्योंकि जो फॉसिल्स, जीवाश्म जो पाए गए हैं उससे ये साबित होता है कि मनुष्य की उत्पत्ति यहीं से हुई है। तो और जो कि पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाया जाता, वो हिमालय में ऐसे कुछ जीवाश्म पाए गए हैं जिससे ये पता चलता है कि मनुष्य की उत्पत्ति इसी जगह से हुई है। तो हिमालय इतने तरह से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। सारे क्वेश्चंस लगभग क्लियर हो गए, और जो मैंने बताया कि रेफरेंस चैप्टर मैंने बताया, उस रेफरेंस चैप्टर को जरूर देख लीजिएगा। ग्लेशियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंटेन पीक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है, और क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय इंपॉर्टेंट है, डिवीजन ऑफ हिमालय इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे चैप्टर इसका रेफरेंस मैं दे रहा हूँ, आप उसको जरूर देखिएगा। और इसका अगला आने वाला जो चैप्टर है आपका
हिमालय का थर्ड जो चैप्टर, थर्ड श्रेणी होगा, कौन सा, हिमाचल श्रेणी, वो आप जरूर देखिएगा। उसके बाद पूर्वोत्तर श्रेणी, सॉरी शिवालिक, वो भी देखिएगा, आउटर हिमालय। उसके बाद आपको पूर्वोत्तर श्रेणी में बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर करें, और क्या आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिली या नहीं मिली, क्या आपका जीके क्वेश्चन इससे बाहर आता है, नहीं आएगा, उसके लिए आप कमेंट जरूर करेंगे। और यदि आपको सब कुछ अच्छा लगता है मेरा, तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप एक बेल बटन जो है वहाँ पे बेल आइकॉन, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद 3 ऑप्शन दिखाई देगा, ऑल, नन, तो ऑल पे क्लिक कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, मेरे सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। यदि किसी को वीडियो नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो भी आप कमेंट में डालिए, सर मेरा आप मुझे कोई अपडेट नहीं मिलता है। उसके लिए मैं पर्सनली कॉल करके या पर्सनली मैसेज करके मैं बताऊंगा, आपको पर्सनली मैं नोटिफिकेशन ऑन कर दूंगा, ताकि मेरा हर वीडियो आप देखते रहें और एंजॉय करते रहें। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी का हद तक लेवल आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आने वाले एसएससी और रेलवे के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।